तो हम लोग हीट इंजन्स पढ़ रहे थे और वो कुछ इस टाइप से था। ये सोर्स था T1 टेम्परेचर पे, इधर वर्किंग सब्सटेंस था और इधर था सिंक। T2 टेम्परेचर पे और T1 T2 से बड़ा था। वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से Q1 हीट ली, उस तुम्हें वर्क रिटर्न किया और बाकी Q2 इसने सिंक में रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक थे क्यों? और एफिशिएंसी में बता चुका था, एफिशिएंसी कितनी होगी, W अपॉन Q1 या Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये था क्यों? यस, यहीं पे थे ना, यहीं पे था, इतना ही किया था मेरे ख्याल से हमने। क्यों? अब चलते हैं पहला पॉइंट। यहाँ पे जो वर्क होता है ना, वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, वो एक साइकिल में होता है। और सोहम साइकिल में होने का ये मतलब नहीं कि वर्किंग सब्सटेंस साइकिल में बैठ के जाता है और कहीं वर्क करता है, जो है ऐसा नहीं। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जो है, समझ गए ना, इन ए साइक्लिक प्रोसेस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक साइक्लिक प्रोसेस में होगा। दूसरी बात, अगर साइकिल में दो प्रोसेस होंगी तो फिर उसको हम टू स्ट्रोक कह देंगे। भाई तुम एक सीधी सी बात देखो ना, जैसे मान लो ये P और B ग्राफ है, पहले गैस एक्सपेंड हुई और फिर ये कंप्रेस हो गई, तो ये टू स्ट्रोक हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, जो है ये हो गया। और अगर मान लो साइकिल में चार प्रोसेस हैं तो फिर इसको हम फोर स्ट्रोक कह देंगे। समझ में आ गया क्या है बेटा? जो है जैसे ये हो गया ना, ये P है, ये V है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन। अब समझ में आया और स्ट्रोक का मतलब क्या है? ये हो गया क्या इस साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब साइकिल में कितनी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको टू स्ट्रोक या फिर फोर स्ट्रोक कह देंगे। ठीक। तीसरी बात, अब आप एक बात बताओ कि जो इसमें W होना चाहिए, हाँ ध्यान से देखना बेटा, ये वाली इक्वेशन 1 कह रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इक्वेशन 1 इसमें जो W है वो W नेट है, ध्यान रखना, W नेट ऑफ होल साइकिल, ये है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर वो फोर स्ट्रोक इंजन होगा तो फिर वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सोहम ये बता।
इक्वेशन 1 में जो W आएगा पहली बात वो W नेट होगा जो है, समझ गए ना, सब मिला के कह लीजिए। अब दूसरी बात, उसमें जो Q1 है वो हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस था ना, हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, पता ये था कि नहीं था, बता जो है, हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस था ना, नहीं है। और हीट टेकन तुम्हें याद होगा पॉजिटिव लेते थे हम लोग अपने उसमें, ये पॉजिटिव लिया करते थे, क्यों? नहीं है, हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस हम क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। तो इसका मतलब ये एक तरीके से समेसन क्यू पॉजिटिव ऑफ होल साइकिल, ये हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस में तुम्हें पॉजिटिव हीट आ रही है, तो फिर ये Q1 प्लस Q3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जो है। मान लो फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस में Q1 को कंफ्यूज मत होना, तुम ये ध्यान रखना बेटा जो है, Q1 और Q1 को कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो Q1 है ये फर्स्ट प्रोसेस वाली है, फर्स्ट प्रोसेस, और ये वाली जो हीट है वो थर्ड प्रोसेस वाली है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो Q1 है ये एक तरीके से हो गया टोटल पॉजिटिव हीट, क्यों? टोटल पॉजिटिव हीट, तो उससे कंफ्यूज मत हो ना, दोनों तरफ Q1 लिख दिया मैंने। वो तो मैं इक्वेशन 1 में कह रहा हूँ कि Q1 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मान लो फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस में पॉजिटिव हीट आ रही तो ये आएगा। इसी टाइप से जो Q2 होगा, ये बताओ, इसी टाइप से जो Q2 होगा वो टोटल हीट रिजेक्टेड, टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस होगा। और जो हीट रिजेक्ट होती थी वो तुम्हें याद है नेगेटिव लेते थे हम, क्यों? मतलब जो सिस्टम से बाहर जाती है उसको नेगेटिव लेते थे। तो एक तरीके से ये क्या हो गया बताओ, Q2 उस फॉर्मूले में क्या हो गया, समेसन और लगा देता हूँ वो, सॉरी, मैग्नीट्यूड, समेसन Q नेगेटिव, क्यों? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने तुमसे कहा फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव हीट थी और सेकंड और फोर्थ में मान लो नेगेटिव हीट है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, ये मॉड ऑफ Q2 प्लस मॉड ऑफ Q4, क्यों? ये हो जाएगा। ये सेकंड प्रोसेस है और ये फोर्थ प्रोसेस है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों? क्लियर हो गया ना, उसमें फॉर्मूले में क्या क्या चीज है, W है W नेट, और Q1 का मतलब है टोटल हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, और Q2 है टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक, ये हो गया। अब चौथी बात चलते हैं। अब ये बताओ, पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, नहीं है, अल्टीमेटली एक साइक्लिक प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ जो है, साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। तो साइक्लिक प्रोसेस में तुम्हें याद होगा डेल्टा यू नेट वो जीरो होता था, वो तो रहेगा ही रहेगा, याद है, डेल्टा यू नेट जीरो होता था। और जो क्यू नेट होता था वो डब्ल्यू नेट होता था। और बाय द वे डब्ल्यू नेट किसके इक्वल होता था, वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ भी होता था, याद है,
एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये और होता था। क्यों? पॉइंट क्लियर हो गया कि वर्किंग सब्सटेंस जो वर्क करेगा वो एक साइक्लिक प्रोसेस में करेगा, और उस साइक्लिक प्रोसेस में अगर दो प्रोसेस हैं, दो स्टेप्स हैं, तो वो 2 स्ट्रोक हो गया, और अगर 4 प्रोसेस हैं तो 4 स्ट्रोक हो गया। और मैंने तुमसे कहा कि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जो W है वो पूरे साइकिल का नेट वर्क डन है, और उस फॉर्मूले में जो Q1 है वह टोटल हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, मतलब पॉजिटिव हीट, और जो नेगेटिव है मतलब Q2 है वो हीट रिजेक्टेड बाय है। ये खेलो। फिफ्थ, अच्छा एक बात बताओ कि W नेट जो हमारा आना चाहिए ये पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, बताओ, तभी तो हमारे लिए यूजफुल होगा ना। देन ओनली इट विल बी यूजफुल फॉर अस। क्यों? ये बताओ, ये तो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जो है भाई, जब W नेट पॉजिटिव आएगा तभी तो हमारे लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा, बताओ जो है। ठीक है, वो होगा। इसका मतलब पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम में साइकिल को क्या होना चाहिए बताओ? क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्यों? पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, और वो भी तब जब पी किस एक्सिस में रखा हो, पी ऑन वाई एक्सिस रखा हो। सोम समझ में आ रही बात? पूरे साइकिल का जो नेट वर्क डन होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। तो यूजफुल में एक ही वो आता ना यार, यही तो होता है। ठीक है, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक, तो इसका मतलब पीवी डायग्राम में अगर मैं पी को वाई एक्सिस में लेता हूँ तो साइकिल कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, समटाइम्स, अच्छा एक इंग्लिश की बात बताता हूँ, समटाइम्स को ना कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, बता, एट टाइम्स, जानता है? सो तो समटाइम्स क्या होता है कि एफिशिएंसी ऑफ ए साइकिल ये और पूछी जाती है, इज ऑल्सो आस्क्ड। लेकिन फिर अगेन वही होना चाहिए कि तभी लॉजिकल है, बता, लॉजिकल कब है बेटा जो है? लॉजिकल तभी है जब साइकिल क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। कौन से डायग्राम में? पीवी डायग्राम में। किस लिए? ताकि डब्ल्यू नेट क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कभी कभी तुम्हें किसी एक साइकिल की एफिशिएंसी भी पूछी जाती है, तो वो तभी लॉजिकल है जब वो साइकिल क्लॉक वाइज होना चाहिए पीवी डायग्राम में, सो दैट डब्ल्यू नेट क्या हो जाए? पॉजिटिव आ जाए। So, अब चलते हैं, एक तुमने ना कार्नोट्स इंजन पढ़ा होगा बेटा जो है, कार्नोट्स इंजन। सबसे पहली बात, आइडियल इंजन है, लेकिन आइडियल कोई चीज हो नहीं पाती है, ये तो जानते ही हो। क्यों? ठीक, इसका मतलब दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर गिवन टेम्परेचर्स,
for given source and sink temperatures. Sink temperatures T1 and T2. Efficiency of Carnot engine, ये मैक्सिमम आएगी। सो हम समझ में आई बात बेटा। जो है आइडियल इंजन है, इसका मतलब गिवन टेम्परेचर्स T1 और T2 के लिए कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये बताओ क्या वो 100% होगी? कार्नोट की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, लेकिन क्या वो 100% होगी? ये तो नहीं होगी। 100 तो मतलब ही नहीं है, नॉट 100%, मैक्सिमम होगी, बस ये ध्यान रखना। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 100% तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, क्या एक नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा हो सकती है? एक बात बताओ, क्या एक नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है, अगर T1 और T2 डिफरेंट हो। ये वही वाली बात आ गई ना, जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तुम्हें याद होगा कि एक नॉर्मल बॉडी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएट कर सकती है अगर उसका सरफेस एरिया या टेम्परेचर अलग हो जाए। तो वही वाली चीज यहाँ पर आ गई ना, फिर ये ध्यान रखना। तो एफिशिएंसी ऑफ ए नॉर्मल इंजन can also be greater than efficiency of Carnot engine। क्यों? if T1 and T2 ये डिफरेंट हो। ये समझ में आई बात बेटा। जो है अगर T1 और T2 अगर सेम होंगे, समझ गए ना, T1 और T2 सेम होंगे तो फिर कार्नोट की मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना। जो है लेकिन अगर T1 और T2 डिफरेंट होंगे तो फिर जो है हो सकती है, नॉर्मल इंजन की भी हो सकती है। अब चलते हैं फोर्थ। ये ना एक 4 स्ट्रोक इंजन है। अब मैं 4 प्रोसेस बता दे रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले जो AB प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल, या तुम्हें याद है एक्सट्रीमली स्लो। याद है, एक्सट्रीमली स्लो एक्सपेंशन होती है। इसको पूरा एक्सप्लेन भी करता हुआ चलता हूँ। आइसोथर्मल या फिर एक्सट्रीमली स्लो एक्सपेंशन होती है। अब इसमें तुम जानते हो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ना, वो सोर्स का टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। और इसमें तुम्हें याद होगा डेल्टा U 0 होता था और Q की वैल्यू W के इक्वल होगी, और ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो बताओ ये प्लस होगा या नहीं होगा? बताओ। ये समझ में आ गया बेटा, Q और W दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। क्यों? ये होंगे। अब जो BC प्रोसेस होती है, अगली प्रोसेस, ये एडियाबेटिक,
और एडियाबेटिक तुम जानते हो फास्ट होती है, क्यों? फास्ट एक्सपेंशन होता है। और इसमें तुम जानते हो Q की वैल्यू 0 आती है। होती कि नहीं होती, बताओ जो है। नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं CD। अब वो उल्टा हो जाएगा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब स्लो हो गया, फिर कॉम्प्रेशन होगा। और इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अब के जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है वो सिंक का टेम्परेचर T2 होता है बेटा जी। ठीक। और अगेन डेल्टा U वो 0 हो गया और Q इक्वल टू W आ गया। और ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव होगा, क्यों? सो हम समझ में आ गए बेटा जो है। और लास्ट में जो DA होता है वो एडियाबेटिक या फास्ट कह लो, कॉम्प्रेशन होता है। और इसमें तुम जानते हो Q इक्वल टू 0 होता है। अब जरा देखो, चारों प्रोसेस में केवल इसी में Q पॉजिटिव है। देखो चारों प्रोसेस में केवल इसी में Q पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 की Q1 हीट नहीं हो गई, बताओ। सो हम बता बेटा जो है, चारों प्रोसेस में केवल इसी में हीट पॉजिटिव है। नहीं, इसी में हीट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 जो मैंने पिछले उसमें लिखी थी उसकी एक Q1 हीट बन गई कि नहीं बन गई, बताओ जो है। Q1 हीट बन गई। और केवल इस प्रोसेस में हीट निगेटिव है, इसका मतलब ये इक्वेशन 1 की कौन सी हीट बन गई बेटा जो है। इक्वेशन 1 में जिसको मैं Q2 बोल रहा था, ये वो बन गई। सो हम समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता जो है। भाई दो प्रोसेस में तो हीट 0 ही है ना, दो प्रोसेस में तो सीधे सीधे हीट 0 है। ठीक है। एक में पॉजिटिव हीट है, तो वो इक्वेशन 1 की Q1 बन गई। और एक में Q नेगेटिव है, तो इक्वेशन 1 की Q2 हीट बन गई। सो गया, ऐसे कह लो। तो सबसे पहला होगा आइसोथर्मल या स्लो एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक या फास्ट एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल या स्लो कॉम्प्रेशन, और फिर एडियाबेटिक या फास्ट कॉम्प्रेशन। लेकिन यहीं पर एक चीज और भी याद रखना, तुम्हें याद है ना, किसी भी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, तुम्हें याद है वो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता था। लेकिन कौन से डायग्राम में, पीवी डायग्राम में, ये भी ध्यान रखना। नहीं है, पीवी डायग्राम में ये होता था स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब तुम ये देखो, मैं इसका पीवी डायग्राम बना रहा हूँ। ये पी है, ये बी है, यहां से शुरू है आइसोथर्मल। एडियाबेटिक में देखो स्लोप बढ़ गया, देखो एडियाबेटिक में, फिर आइसोथर्मल और फिर एडियाबेटिक। बताओ ये लग रहा है लॉजिकल, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। देखो जरा, ये ए बी सी डी, एडियाबेटिक में तुम्हें दिख रहा होगा स्लोप बढ़ा दिया है मैंने, क्यों? ये हो गया। अब सुनो,
इसमें तो Q 0 हो गया, क्यों? और इसमें भी Q 0 हो गया, नहीं है? और इसमें T1 टेम्परेचर कांस्टेंट था और इसमें T2 टेम्परेचर कांस्टेंट था, और ये क्लॉकवाइज साइकिल तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं है? क्लॉकवाइज साइकिल तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो इसके बीच का जो एरिया होगा ये डब्ल्यू नेट बनेगा, बताओ क्लियर है? बताओ, इस साइकिल के बीच का जो एरिया होगा डब्ल्यू नेट होगा। और मैंने तुमसे कहा था केवल ए बी प्रोसेस में हीट पॉजिटिव आएगी, मतलब सिस्टम हीट लेगा। थोड़ा और इसमें कलर वो कर देता हूँ। इसका मतलब इस वाली प्रोसेस में सिस्टम ने Q1 हीट ली, और इस वाली प्रोसेस में मैंने तुमसे कहा था हीट रिजेक्ट होगी, तो इसमें Q2 हीट रिजेक्ट हुई। अब बताओ ये सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, देखना जरा पीछे जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो क्लियर है कि नहीं है। ए बी प्रोसेस में T1 कांस्टेंट हुआ, BC में Q 0 हो गया, CD में T2 में कांस्टेंट रहा, और DA में फिर Q 0 हो गया, क्यों? अब सुनो, इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए ध्यान रखना, फॉर दिस साइकिल ओनली, फॉर दिस साइकिल Q2 अपॉन Q1 की जो वैल्यू निकल के आती है वो T2 अपॉन T1 के इक्वल निकल के आती है। बस ये ध्यान रखना, केवल इसी साइकिल के लिए हो गया, ध्यान रखना। Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू T2 अपॉन T1 के इक्वल होती है। अब मुझे ये बताओ कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला वो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 नहीं होता था, बताओ? ये तो लेकिन जनरल फॉर्मूला था, ये तो जनरल किसी भी साइकिल के लिए था। लेकिन ये बताओ, ये कारनॉट के लिए फिर इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा ना, 1 माइनस T2 अपॉन T1। बताओ, लेकिन ये सिर्फ कारनॉट के लिए होगा बस। समझ में आ गया ना, सिर्फ कारनॉट के लिए होगा, ये ध्यान रखना। जो इसका प्रूफ कभी फ्री टाइम पे देख लेना, मेरे ख्याल से मैंने किताब में दिया होगा इसको। फ्री टाइम पे कभी अपने चेंज के लिए देख लेना कि इस साइकिल में, समझ गए ना, इस साइकिल में ये है। और थोड़ा वैसे देखो एक्सप्लेन करता हूँ कि कारनॉट साइकिल ना कैसे बना होगा। जैसे मान लो पिस्टन में गैस रही होगी, हाँ, पहले ये फास्ट एक्सपेंड हुई होगी, फास्ट नहीं, स्लो, सॉरी। देखो, पहले ये स्लो एक्सपेंड हुई होगी, हाँ, फिर एकदम से फास्ट एक्सपेंड हुई होगी, और फिर ये कंप्रेस हुई होगी, क्यों? स्लो कह लो, और कोई जर्नी वहीं पे पहुंची हो, फिर इधर फास्ट वो हुई होगी। बताओ ये पूरा एक साइकिल समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है बेटा? गैस यहाँ पे थी ना, गैस यहाँ पे थी, इसका मतलब ये प्रोसेस ए बी रही होगी, फिर ये प्रोसेस बी सी रही होगी, और फिर ये सी डी रही होगी, और ये डी ए रही होगी, ये कहना। और इस प्रोसेस में तुमने T1 को कांस्टेंट रखा होगा, नहीं है? इसमें T1 को कांस्टेंट रखा होगा, और इस प्रोसेस में Q 0 रहा होगा। और इस वाली प्रोसेस में
तुमने T2 को कांस्टेंट रखा हुआ, क्यों? और इस प्रोसेस में फिर से तुमने क्या कर दिया होगा, Q को क्या कर दिया होगा, 0 कर दिया होगा। तो साइकिल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस, समझ में आ गया बेटा। पहले स्लो एक्सपेंशन, फिर फास्ट एक्सपेंशन, फिर स्लो एक्सपेंशन, फिर फास्ट एक्सपेंशन, ये ऐसे होगा। ठीक, तो गिवन टेम्परेचर्स T1 और T2 के लिए कार्नोट की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, लेकिन 100% उसकी भी नहीं होती है। लेकिन एक नॉर्मल इंजन की एफिशिएंसी भी कार्नोट से ज्यादा हो सकती है, प्रोवाइडेड कि T1 और T2 क्या हो, डिफरेंट हो। अब एग्जांपल देखो, तब समझ में आएगा। सबसे पहला, एक तुम्हें ना 4 स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है, और इसमें Q1 मान लो दे रखा है 100 जूल, Q2 दे रखा है -20 जूल, Q3 दे रखा है मान लो -60 जूल, और Q4 मान लो 0 दे रखा है, कुछ भी मान लो। W1 60 जूल, W2 -20 जूल या प्लस ले लेते हैं, और W3 वो मान लो -40 जूल दिया हुआ, ठीक है। पहला पार्ट। W4 निकालना कितना होगा, अब सुनो। Q नेट इक्वल टू W नेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। बता PS, साइक्लिक प्रोसेस है तो Q नेट इक्वल टू W नेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता जो है। अब जरा देखना Q नेट कितना आ रहा है। Q नेट मेरे ख्याल से 20 आ रहा है, क्यों? और W नेट कितना आ रहा है जरा देख, 40 प्लस W4, कोई डाउट? समझ गए ना, 40 प्लस W4, इसका मतलब W4 कितना आ गया बता जो है। इसका मतलब W4 आ गया, वो आ गया 20 जूल, -20 ना। समझ में आ गया। अब दूसरी बात, ये बताओ इस साइकिल की एफिशिएंसी लॉजिकल है या नहीं है, लॉजिकल और नॉट, बता। अगर मैं इस साइकिल की एफिशिएंसी पूछूं तो लॉजिकल है कि नहीं है, बता। लॉजिकल है, क्योंकि क्यूनेट या डब्ल्यूनेट पॉजिटिव आ रहा है बेटा जो है, ये लॉजिकल है। बिकॉज क्यू नेट और डब्ल्यू नेट वो पॉजिटिव आ रहा है, और बाय द वे वो ऐसे +20 जूल आ रहा है, क्यों? समझ में आया ना PS, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बता जो है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है ना, W/Q1 होता है, क्यों? बताइए, W/Q1 होता है ना। ठीक, यहाँ पे जो W है,
W का मतलब एक्चुअल में W नेट है, क्यों बता? एक्चुअल में W का मतलब क्या होता है? W नेट होता है। और Q1 का मतलब क्या होता है बता जो है? समेसन Q पॉजिटिव होता है। सोम बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया बता जो है? W का मतलब होता है W नेट और Q1 का मतलब क्या होता है? समेसन Q पॉजिटिव। अब जरा बता W नेट कितना आ गया यहाँ पे? 20 जूल था। और पॉजिटिव हीट कौन कौन सी है बता जो है? ये है, बस हो गया। बता, पॉजिटिव में केवल 100 जूल आ रही है, बस हो गया। क्यों 100 जूल आ रही है? तो इसका मतलब ये आ गया 20/100। इसका मतलब एफिशिएंसी 0.2 है, क्यों? या कई बार इसको 20% भी कह सकते हो। समझ में आया या नहीं आया बेटा बता जो है? कि एफिशिएंसी होती है W/Q1, लेकिन W होता है W नेट और Q1 का मतलब होता है समेसन Q पॉजिटिव। ये कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो। ये P दिया हुआ है, ये V दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है कुछ। और तुम्हें याद है पीवी डायग्राम में मैंने तुमसे कहा था नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाते हैं? याद है हमने किया था पीवी डायग्राम में नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये हम पहले किया था। लेकिन गैस का नेचर पता होना चाहिए। मान लो ये हीलियम है। सबसे पहला पार्ट, ये बताओ एफिशिएंसी लॉजिकल है या नहीं है? लॉजिकल और नॉट, बताओ। लॉजिकल है, क्यों बताता हूँ। बिकॉज पी वाई एक्सिस में लिया हुआ है और साइकिल क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो डब्ल्यू नेट होगा वो पॉजिटिव हीट होगा, बताओ। तो हम समझ में आए? पी वाई एक्सिस में लिया हुआ है और क्लॉकवाइज साइकिल है, इसका अंदर डब्ल्यू नेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो लॉजिकल हो गई। अब दूसरी बात, अब बात आती है कि एफिशिएंसी होगी कितनी। एफिशिएंसी होती है W/Q1। लेकिन मैंने तुमसे कहा W का मतलब डब्ल्यू नेट। और ये बताओ डब्ल्यू नेट यहाँ पे एरिया अंडर साइकिल होता है कि नहीं होता है? बता। ये तो डब्ल्यू नेट यहाँ पे एरिया अंडर द साइकिल होता है कि नहीं होता, बता जो है? तो इसका मतलब ये वाला एरिया हो गया, क्यों? नहीं होता, ये वाला एरिया आ गया। तो ये आ गया P0 V0 आ गया। कोई डाउट? ये हो गया। अब Q1 यहाँ पे कौन सा होता है? समेसन Q पॉजिटिव होता है, क्यों? नहीं होता, समेसन Q पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव हीट आएगी ना वो पहली दो प्रोसेस में आएगी, बस हो गया, ध्यान रखना। केवल मतलब एक तो आएगी डी ए में और ए बी में, ये ध्यान रखना। Q D A
प्लस क्यू ए बी, बस ये पॉजिटिव हीट होंगी। पीएस पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है, केवल क्यू डी ए और क्यू ए बी केवल ये पॉजिटिव होंगे। अब तो कहेगा ऐसा क्यों, देख सुन, ये बता कि क्यू डी ए ये आइसोकोरिक दिख रही है या नहीं दिख रही, बता। तो इसका मतलब मैं इसको एन सी वी डेल्टा टी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब एन को एज इट इज रहने दे, और सी बी का मतलब 3/2 आर होगा, और डेल्टा टी का मतलब टी ए माइनस टी डी होगा, बता। क्लियर हो गया? ठीक, अब सुन, ये आ गया 3/2 एन आर टी ए, इसका मतलब पी ए वी ए माइनस पी डी वी डी। सोहम बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता जो है, ये हो गया। अब पी ए वी ए देख ले कितना है, ये 2 पी नॉट वी नॉट है, और ये पी नॉट वी नॉट है, क्यों, ये पी नॉट वी नॉट है, तो इसका मतलब ये आ गया 2 पी नॉट वी नॉट, और ये पी नॉट वी नॉट, क्यों, तो मेरे ख्याल से 1.5 पी नॉट वी नॉट आया ना, प्लस में ही आ रहा होगा, तेरे को दिख रहा होगा ना, मेन तो ये है कि प्लस में आ रही है, ये वाली हीट क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, क्यों, एक तो ये हीट हो गई। अब ये बता क्यू ए बी और निकाल लेते हैं, क्यों, यहां पे निकाल देता हूं। ये बताइए आइसो बारीक है, बता। नहीं, आइसो बारीक है ना, ए बी अगर देखोगे तो आइसो बारीक है बेटा जो है। अब वहां पे सीबी की जगह सीपी आ जाएगा, क्यों, सीबी की जगह सीपी आ जाएगा, और ये 3/2 की जगह 5/2 आ जाएगा, बाकी कोई वो नहीं रहेगा, क्यों, तो इसका मतलब ये बताइए 5/2 पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए, बता ये होगा या नहीं होगा, बता बेटा जो है, ये बता जो है, पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए, ये हो गया, क्यों, समझ में आ गया। अब पी बी वी बी तू देखेगा तो ये आ जाएगा बेटा 4 पी नॉट वी नॉट आ रहा होगा, और ये था 2 पी नॉट वी नॉट मेरे ख्याल से, क्यों, तो ये 5 पी नॉट वी नॉट आ गया मेरे ख्याल से, क्या है, क्यों, 5 पी नॉट वी नॉट आ गया ना। तो फाइनली ये बता एफिशिएंसी कितनी आ गई, बता जो है, एफिशिएंसी आ गई, कलर चेंज कर देता हूँ चल, एफिशिएंसी आ गई, डब्ल्यू नेट तो कितना हो गया बता जो है, पी नॉट वी नॉट, और क्यू पॉजिटिव कितनी आ गई बता, 5 पी नॉट वी नॉट ये है, और 1.5 पी नॉट वी नॉट ये है, क्यों, तो 6.5 पी नॉट वी नॉट आ गई, क्यों, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, 2/13 आ गई क्या, इतनी आ गई, क्यों, 2/13 इतनी आ गई। और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में ये 200/13 इतना परसेंट आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताओ ना,
तुम मेरे से कह सकते हो सर आपने शुरू में ही कैसे बता दिया कि डी और ए बी में क्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं है? तुम मेरे से ये कह सकते हो कि डी और ए बी में क्यू कैसे पॉजिटिव आई, आपने शुरू में कैसे कह लिया? देखो क्यू का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो एन सी डेल्टा टी होता है। क्यों? अब मेरे को क्यू को पॉजिटिव लाना है, तो एक तरीके से डेल्टा टी पॉजिटिव होना चाहिए। बता, डेल्टा टी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब टी को बढ़ना चाहिए, लेकिन टी तब बढ़ेगा जब पी और बी का प्रोडक्ट बढ़ेगा। बता समझ में आया कि नहीं आया? बता, समझ में आ गया बेटा क्या कह रहा हूँ? पीवी का प्रोडक्ट जिसमें भी बढ़ रहा होगा उसमें क्यू पॉजिटिव आएगी। मैंने ऐसे देखा, मैंने देखा कि एक तो इसमें पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है और एक मैंने देखा इसमें पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या मैं कर रहा था। क्यों? क्यू का जनरल फॉर्मूला होता है एनसी डेल्टा टी, क्यू को पॉजिटिव लाना है तो डेल्टा टी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक? तो इसका मतलब टी को बढ़ना चाहिए तो पी और बी का प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। बस यहाँ से देख लिया था मैंने कि किस किस में पॉजिटिव हीट आएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो। तुमने सिंक का टेम्परेचर मान लो रखा है 300 केल्विन, हाँ सिंक सॉरी, और सोर्स का टेम्परेचर 600 केल्विन रखा है, और एक साइकिल में मैक्सिमम हीट टेकन, मैक्सिमम नहीं आएगा यहाँ पे, हीट टेकन एक साइकिल में हीट टेकन बाय सोर्स, वो मान लो 100 कैलोरी है। तो 10 साइकिल्स में मैक्सिमम अवेलेबल वर्क कितना होगा? क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से। सोर्स का टेम्परेचर तुमने रखा हुआ है 300 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर सॉरी, सोर्स का टेम्परेचर तुमने रखा है 600 केल्विन, एक साइकिल में जो हीट टेकन बाय सोर्स है वो 100 कैलोरी है, तो 10 साइकिल में मैक्सिमम अवेलेबल, यार तुमने बेटा मेरे को बताते नहीं, मैक्सिमम अवेलेबल वर्क कितना होगा जिससे तुम गाड़ी वाड़ी चला पाओ, हाँ ध्यान रखना। अब आप ये बताओ कि फॉर मैक्सिमम अवेलेबल वर्क तुम्हारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए ना, ये बताओ फॉर मैक्सिमम वर्क एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, और एफिशिएंसी मैक्सिमम किसकी आएगी? कारनॉट के। बताओ, इसका मतलब कौन सा इंजन बनाना पड़ेगा तुम्हें? कारनॉट का बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ जो है पीयूष, समझ में आया बेटा? जो है मैक्सिमम वर्क के लिए तुम्हें एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए तो तुम्हें कौन सा वाला इंजन बनाना पड़ेगा? बताओ, कारनॉट का बनाना पड़ेगा, बस ये कह लो जो है।
अब ये बताओ कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था W अपॉन Q1 या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक, और ये तुम्हें याद होगा, ये कार्नोट के लिए 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी हो जाता था ना। बताओ। तो इससे ये बताओ, मैं W अपॉन Q1 को 1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख दूं। ये तो W अपॉन Q1 को मैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 लिख दूं, बताओ जो है। ठीक है, तो देयरफॉर आप कह सकते हो W अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो गया। क्यों? तो W कितना हो गया बताओ जो है। W हो गया 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू Q1। समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता। यस। अगर तुम्हें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो तुम्हें कौन सी साइकिल बनाना पड़ेगा, बताओ कौन सा इंजन बनाना पड़ेगा। कार्नोट का इंजन। क्यों नहीं, कार्नोट इंजन बनाना पड़ेगा, ये कह लो। लेकिन ये तो एक साइकिल में हुआ ना, इन वन साइकिल। मैंने तो तुम्हें 10 साइकिल में पूछा हुआ। क्यों? तो 10 साइकिल्स में कितना हो जाएगा बता, 10 से मल्टीप्लाई कर दे बस, हो गया 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू Q1 इंटू 10 और कर देना बस, हो गया। अब यहाँ पे T2 तुम्हें दिया था मेरे ख्याल से 300, T1 दिया था 600। क्यों? और Q1 दिया था, कितना कैलोरी दिया था, 100 कैलोरी। सो हम बता बेटा, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हें सोर्स टेम्परेचर दिया है, सिंक टेम्परेचर दिया हुआ है, और एक पूरे साइकिल में कितनी हीट तुमने ली है सोर्स से वो दे रखा है। तो तुम्हें पूछ रहा है कि मैक्सिमम वर्क तुम्हें 10 साइकिल में कितना मिल सकता है। तो मैक्सिमम वर्क तभी मिलेगा जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी उन टेम्परेचर्स के लिए। इसका मतलब कार्नोट का इंजन बनेगा, तो वहां से हमने डब्ल्यू निकाला, फिर कितना है ये। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, रेफ्रिजरेटर। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो, हीट इंजन में हीट इंजन में तो क्या हो रहा है कि हॉट बॉडी से जो सोर्स था, हीट किधर को जा रही है, हीट फ्लो कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, सिंक की तरफ। तो लॉजिकल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बता दो। सो हम हीट इंजन में क्या हो रहा है, हॉट बॉडी से हीट फ्लो किधर को हो रहा है, कोल्ड बॉडी की तरफ, सिंक की तरफ। लॉजिकल लग रहा, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लगवाता है कि इसके बीच में तुम डंडी मार ले रहे हो। क्यों? डंडी नहीं कहते बेटा, जो है डंडी मार ले रहे हो, और बीच में अपना वर्क निकाल ले रहे हो। ये तो कहते हैं डंडी मारना, ही तो कहते हैं बीच में डंडी मारे ना, हीट फ्लो हुआ, उसमें से बीच में तुमने निकाल लिया, कुछ वर्क निकाल लिया अपने लिए। ये समझ में आया, पीएस पता क्या चल रहा है बेटा जो है, कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो कर रहा था, तुमने बीच में कुछ निकाल लिया, वर्क निकाल लिया। ठीक, लेकिन रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है बेटा।
रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है कि तुम्हें कोल्ड बॉडी से हीट फ्लो करवाना है हॉट बॉडी की तरफ। तो ये डिफिकल्ट टास्क लग रहा होगा, क्यों? डिफिकल्ट टास्क नहीं लग रहा, बताओ। जैसे तुम एक चीज देखो ना, वो जोशी आया नहीं है, उससे कई बार मैं नहीं कहता तू कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा जब मैं आऊंगा तेरे घर जो है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक कहता हूँ ना, उससे गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा तू जो है, ठीक? हाँ, तो वो क्या करेगा, जैसे उसको मालूम है कि आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है सर ने, घर आएंगे, तो वो बर्फ जमा देता है। होता है कि नहीं होता, बता शुभम? बर्फ जमाता है कि नहीं जमाता है, पता जो है? बर्फ जमा देता है ना, जो है सर आएंगे गंदी वाली कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा बर्फ मिला के दूंगा। तो बर्फ में क्या हो रहा है, बता जो है, कि ठंडे पानी को और ठंडा कर रहे हो, मतलब वहां से हीट निकाल लो तुम जो है। समझ में आ रहा है? बताओ क्या कह रहा हूं मैं? वहां से हीट निकाल लो और एटमॉस्फेयर में डाल दो, ये कह रहे हो। शुभम, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता जो है? बर्फ को तुम और ठंडा कर रहे हो, वहां से और हीट निकाल लो और एटमॉस्फेयर में डाल दो। तो मतलब एक तरीके से वही हो गया कि चाकू तरबूजे पे गिरा या तरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तरबूजे को ही होता है, कहते हैं ना बेटा जो है। तो तुम हीट इंजन बनाओ तो भी एटमॉस्फेयर में हीट जानी है, और अगर तुम रेफ्रिजरेटर बनाओगे तो भी एटमॉस्फेयर में हीट जानी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता? ग्लोबल वार्मिंग दोनों केस में होनी है ना। आप एसी चलाओ या रेफ्रिजरेटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, मतलब जो है अल्टीमेटली हीट कहां से हो रही है बेटा जो है, ठीक है? हीट एटमॉस्फेयर में जाती है, ये कह लो। अब डिफिकल्ट टास्क क्या होता है ना, कि इसमें तुम विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, ये पॉसिबल नहीं है जो है, विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, एनी एक्सटर्नल वर्क, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो साइकिल उल्टा हो जाएगा फिर जो है। पहले समझ में आ गया होगा ना, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है बेटा जो है, ठीक है? हीट इंजन में तो चलो सही है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, चलो पॉसिबल है, कोई बात नहीं, वहां से बीच में तुमने डंडी मार ली। लेकिन यहाँ पे कोल्ड बॉडी से तुम्हें हॉट बॉडी में ले जानी है बेटा जो है, नहीं है? ये डिफिकल्ट है। तो जब तक तुम बाहर से काम नहीं करोगे तब तक जो है नहीं काम चलेगा। तो ये ना, इसका साइकिल ऐसा हो जाता है बेटा जो है। ये T1 है, ये T2 है। T1 T2 से बड़ा है। अब तुम्हें उल्टा कर दो, सब कुछ उल्टा कर दो, ये हो गया, ये हीट निकालनी है Q2, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ये Q1 हो गया। अब समझ में आ गया बेटा? ये बताओ जो है, अब फिर से यहाँ पे बेचारा एटमॉस्फेयर ही पिसा जो है, ये एटमॉस्फेयर पिसा जो है। और यहाँ पे ये क्या चीज है बेटा, ये उज्जवल जोशी का फ्रिज में कोल्ड वाटर है, और ये क्या कर रहा है मेरे लिए, बर्फ जमा रहा है बेटा जो है। समझ गए ना? इसको आइस जमानी है तो इससे हीट निकालनी होगी। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ? ये साइकिल हो गया। और ये डब्ल्यू क्या हो गया बेटा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तुम्हारा, ये उल्टा हो गया ना अब तुम्हारा। एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आएगा बेटा जो है, तो बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ? क्लियर हो गया ना? क्या चल रहा है बेटा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है जो है, ठीक है? तो यहाँ पे ना एक वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है जो है,
यहाँ पे वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस COP कहेंगे इसको या बीटा कहेंगे। और वो ये होता है कि कितनी हीट तुमने निकालनी है Q2 पर यूनिट वर्क डन। कुछ लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। हीट जो तुमने एक्सट्रैक्ट करनी है पर यूनिट वर्क डन, कुछ लग रहा है लॉजिकल नहीं लग रहा, बताओ बेटा, ये बताओ। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी पर यूनिट वर्क डन। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली वही होती होगी बेटा जी, ठीक है ना, वही होती होगी। अब मेरे को इतना वो नहीं है, पर यूनिट वर्क डन। समझ में आ गया क्यों पीयूष? ठीक। अब ये बता कि इसमें W की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिना वर्क किए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिना एक्सटर्नल वर्क किए पॉसिबल नहीं है बेटा, जो है W की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा और बीटा, इट कांट बी इनफाइनाइट। क्यों? ये कह रहे। ठीक। और एक लास्ट पॉइंट, अगर मैं कार्नोट का साइकिल लेता, हाँ, कार्नोट के साइकिल के लिए एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था वो W/Q1 या 1 - Q2/Q1 या 1 - T2/T1 था। क्यों? बताओ, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखा वो Q2/W लिखा ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Q2/Q1 - Q2 या 1/1 - Q2/Q1 या 1/1 - T2/T1। बताओ क्लियर है या नहीं है? बता बेटा, जो है कार्नोट साइकिल के लिए ईटा और बीटा ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जो है देख जरा। Q2/W तो Q2/Q1 - Q2, Q2 से डिवाइड कर दिया। ये बताइए क्लियर है कि नहीं है? ठीक। तो इनको तुम जो है रिलेशन निकाल के देखना, जो बीटा की वैल्यू आएगी ना केवल कार्नोट साइकिल के लिए, ध्यान रखना, वो आती है 1 - ईटा/ईटा। ये ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से तुम्हें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो हम यूज बता, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, ये बता जो है कि हीट इंजन में लॉजिकल हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक ही चल रहा है जो है। Q2/W हो गया, Q2/Q1 - Q2 हो गया, Q2 से डिवाइड कर, अच्छा 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 अच्छा, Q2 से डिवाइड कर दिया ना, हाँ ठीक कह रहा है।
सभी गड़बड़ हो गया। इसमें ये रब करने वाला ना बढ़िया नहीं है इस सिस्टम में, मेरे को इससे बड़ी परेशानी है इसमें। तो ये हो गया 1/Q1/Q2 -1, तो ये हो गया T1/T2 -1। अब सही है? यस, अब तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना बेटा, जो है ये हो गई, ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो मैंने तुमसे कहा कि हीट इंजन में क्या था, हीट इंजन में हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जा रही थी, लॉजिकल था, बस बीच में हम लोग थोड़ा वर्क निकाल ले रहे थे। लेकिन रेफ्रिजरेटर में उल्टा हो रहा है कि जो ठंडा पानी है उसको और ठंडा करना है, इसका मतलब वहां से हीट निकालनी है और एटमॉस्फेयर में डालनी है, नहीं है? और दोनों ही केसेस में तुम देख रहे हो अल्टीमेटली हीट कहाँ रिजेक्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर में ही हो रही है। मतलब चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तरबूज को ही होता है। तो तुम हीट इंजन बनाओ या रेफ्रिजरेटर बनाओ, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है बताओ, जो है दोनों ही केसेस में हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रही है, नहीं है? और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड आ रहा था, क्यों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड आ रहा था? कि हीट एक्सट्रैक्ट जो की पर यूनिट जो तुमने वर्क किया, लॉजिकल लग रहा है वो भी, नहीं है? जो तुमने पर यूनिट वर्क किया बेटा, अब वर्क जितना कम करोगे, ध्यान से देखना, वर्क जितना कम करोगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी। और W 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। और कार्नोट साइकिल के लिए मैंने तुम्हें बीटा और ईटा में ये रिलेशन दे दिया, ये तो ये तुम्हारा कोर्स हो गया पूरा कंप्लीट।